अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 32 न्यू स्टैंडर्ड इंग्लिश। टॉपिक 187 देखिए, जिसमें हमारे पास कोडिफिकेशन का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। आई होप सो कि आप लोगों को पिछले लेसन्स में से कोडिफिकेशन का अंदाज़ा हो गया हो, लेकिन अगेन हम कोडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखें, एवरी कंट्री हैज़ इट्स नेशनल लैंग्वेज। आप लोगों को पता है हर कंट्री की एक नेशनल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजर कर जाती है। जैसे कि पाकिस्तान है तो उसकी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, चाइना की चाइनीज़ है, इंडिया की हिंदी है, ठीक है। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ना, ये एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजर कर नेशनल लैंग्वेजेस बनी है, ठीक है। अब वो प्रोसेस जो होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि किसी एक डायलेक्ट को, किसी एक वैरायटी को स्टैंडर्ड डायलेक्ट बनाया जाता है। स्टैंडर्ड डायलेक्ट किसे कहते हैं? वो लैंग्वेज जिसका एक प्रेस्टिजियस स्टेटस बन जाए सोसाइटी में, देन उसको चूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन में 4 प्रोसेस होते हैं, आप लोगों ने पीछे डिटेल में पढ़ा होगा, जिसमें पहले हम सिलेक्शन करते हैं एक लैंग्वेज की, फिर हम उसको कोडिफिकेशन करते हैं, फिर क्या होता है कि एलैबोरेशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, एंड देन उसमें एक्सेप्टेंस होती है। कोडिफिकेशन में क्या होता है कि ग्रामर फिक्स करते हैं, ठीक है, डिक्शनरी, स्पेलिंग, इन सबको देखा जाता है बाय सोशल लिंग्विस्ट, ठीक है। सोशल लिंग्विस्ट ये काम करते हैं, इन सबको फिक्स करते हैं, एंड देन प्रॉपर एक वे में एक ग्रामर बन जाती है उस लैंग्वेज की, डिक्शनरी बन जाती है, बुक्स बन जाती हैं, ठीक है। इन सबको वो फिक्स करने का काम जो होता है वो कोडिफिकेशन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोडिफिकेशन के बारे में लिखा है, कोडिफिकेशन एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल वैराइटीज़, ठीक है। मोस्टली कोडिफिकेशन जो होती है वो आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल में ही होती है, ठीक है, जिनकी नेटिव लैंग्वेज तो कुछ और होती है, लेकिन कोई न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश या एन अदर लैंग्वेज जो होती है उसकी कोडिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा नीड फॉर कोडिफिकेशन फॉर प्रेस्टीज इन इनर एंड आउटर सर्कल्स, लोकल मॉडल्स एज अल्टरनेटिव्स टू ब्रिटिश एंड अमेरिकन मॉडल्स। ये आप लोगों को क्विज आ सकता है कि लोकल मॉडल्स जो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो अल्टरनेटिव्स होते हैं ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल्स के, ठीक है। अगेन इसमें यहाँ पर कोडिफिकेशन में उन्होंने बताया डी जूरी एंड डी फैक्टो सिस्टम। डी फैक्टो सिस्टम जो है इसका आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अगेन बता देते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकली लोग जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बट लीगली दे रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट या एनी क्राउन, आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर कोडिफिकेशन में 2 वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, डी जूरी और डी फैक्टो सिस्टम, ठीक है। अब डी फैक्टो सिस्टम में क्या होता है कि इन फैक्ट यानी कि हकीकत में तो वो चीज़ जो होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन सरकारी तौर पर उसकी कोई मंजूरी नहीं होती। जबकि डी जूरी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये कानून के मुताबिक होती है और ऑफिशियली भी ये सेक्शन होती है, लाइक इसका सरकारी तौर पर इसकी मंजूरी होती है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में 187 में मोस्टली जो है वो यहाँ से एक क्विज आ जाता है कि लोकल मॉडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल्स के। उसके अलावा अगर कोडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसमें एक प्रॉपर वे में ग्रामर को, डिक्शनरीज को, इन सबको फिक्स किया जाता है बाय सोशल लिंग्विस्ट, उसको हम कोडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल होती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ टॉपिक 188 आ जाता है, जिसमें हमने कोडिफिकेशन ऑफ इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है। अब यहाँ पर जो इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश है, इसको IVE से जो है वो शो करवाया जा रहा है, ठीक है। पेपर में आप लोगों को इसकी एब्रीविएशन भी आ सकती है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इस टॉपिक में हमने क्या करना है, हमने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन और इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है, इनके दरमियान के डिस्टिंक्शंस पढ़ना है, इनके दरमियान के मिसकॉन्सेप्शंस पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश किसे कहते हैं? ये असल में न्यू वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश होती है, लाइक इंग्लिश तो है एक वैरायटी। अब क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो होती हैं उसको अपने वे में जो है वो अडॉप्ट कर लेती हैं, अपने वे में उसको यूज़ करती हैं, उसकी कुछ ग्रामर के डिस्टिंक्शंस करके, उसकी कुछ डिक्शनरी चेंज करके, और मतलब वोकेबलरी वगैरह में, और इस तरह से बहुत सारी चेंजिंग्स करके जो है वो उसको अपने स्पीकर्स के लिए मोर नेटिव बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश जो है, ये क्वेश्चन आता है आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा कि ये इज़ अ वैरायटी ऑफ इंग्लिश होती है विच इमर्ज इन नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन और द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज और कल्चर ऑन इंग्लिश लैंग्वेज,
ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत सिंपल सी इसकी एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पर बोली जाने वाली लैंग्वेज है जो कि एक्स कॉलोनीज़ में बोली जाती है मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन के साथ। अब एक्स कॉलोनीज़ कौन सी हैं जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी काफ़ी टाइम तक, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इनमें बोली जाने वाली लैंग्वेजेस आप कह सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती है एक्स कॉलोनीज़ में मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन के साथ। आप लोग इसे अपने वर्ड्स में लिख लें, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये कर लें या जो इससे पहले मैंने बताई है वो कर लें, दोनों का फ़ायदा है। अब यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन और इंडिजिनाइज वैरायटी ऑफ इंग्लिश दोनों साथ में क्यों आया है। अब यहाँ पर देखें कि इंडिजिनाइज वैरायटी ऑफ इंग्लिश आर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन अजम्पशंस। इंडिजिनाइज वैरायटी ऑफ इंग्लिश क्यों रिजेक्ट हुई थी, उसके कुछ अजम्पशंस देखें। ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो उनके स्कॉलर्स के थ्रू जो है वो रिजेक्ट हुई थी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि गोल ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस। लाइक सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन अगर आप लोग कर रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसका गोल है कि आप लोगों को नेटिव लाइक स्पीकर बनना है। लेकिन जो इंडिजिनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश होती है उसका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। क्यों डिफरेंट आ जाता है कि वो अपने नेटिव स्पीकर्स के लिए, हर कंट्री अपने नेटिव स्पीकर्स के लिए एक लैंग्वेज को ज़्यादा नेटिव बनाती है, ज़्यादा लोकल बनाती है। ठीक है, तो वो उस तरह से इंडिजिनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश होती है। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस जो हैं वो शो करवाई गई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को उर्दू में कॉन्सेप्ट देती हूँ, इनको इग्नोर करें, ज़रा कॉन्सेप्ट सुने कि क्या होता है कि इंडिजिनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश में और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में दोनों में कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा इनमें टारगेट का भी फ़र्क होता है। लाइक सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का टारगेट है कि आपको नेटिव लाइक स्पीकर बनना है, लेकिन इंडिजिनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि एक स्टूडेंट इंग्लिश में इसलिए ज़्यादा बेस्ट हो रहा है ताकि उसके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएँ। ठीक है, यानी कि उनका पर्पस, उनकी मोटिवेशन डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर बताया गया कॉन्सेप्ट के मोटिवेशन फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, यहाँ पर इनकी इंटेग्रेटिव मोटिवेशन नहीं होती, इनकी इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन होती है। हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं कि गोल ऑफ SLA इज़ नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ नेटिव स्पीकर इनपुट लीड टू फुल कॉम्पिटेंस। अब यहाँ पर ये भी बात आ जाती है कि आपको उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं होती चीज़ों की। ठीक है, उसके अलावा सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस कैन बी लर्नड इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ L2 इन सोसाइटी। L2 यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज को शो करवा रहा है और L1 जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज को शो करवाएगा। ठीक है, ये गेन फीचर्स हैं इसके, आप लोग इन्हें पढ़ लें या जो फीचर्स मैंने बताए हैं उनको इन योर ऑन वर्ड्स आप लोग लिख लें, आप लोगों को नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इंडिजिनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश जो है ये पास होकर आती है डिफरेंट स्टेजेस से, देन जाकर ये स्टेबल बनती है। ठीक है, अब इंडिजिनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश में एक सबसे ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो इंटर लैंग्वेज का आ रहा है। ठीक है, इंटर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि लैंग्वेज वन की अपनी ग्रामर है, तो इस तरह जब आप लोग दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो आप लोग वो फर्स्ट लैंग्वेज के ग्रामर्स जो हैं उनको सेकंड लैंग्वेज पर लगा कर कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ एरर्स करते हैं, उसको हम इंटर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब इंटर लैंग्वेज में एक बहुत प्रोमिनेंट सी एक डेफिनेशन आती है फॉसिलाइजेशन की। फॉसिलाइजेशन में ये होता है कि आप लोग कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अपने माइंड में इतना पक्का कर लेते हैं कि आप लोग उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं। लाइक कंटिन्यूसली यूज़ ऑफ रॉन्ग एरर्स, रॉन्ग रूल्स। तो इस तरह से क्या होता है कि वो फिक्स हो जाता है उन एरर्स में, फिर उन एरर्स को जो है वो दूर करना मुश्किल होता है, उनको दूर नहीं फिर किया जाता, तो वो इस तरह प्रोमिनेंट हो जाते हैं वो एरर्स के इंसान जो है वो फिर नेटिव लाइक स्पीकर नहीं बनता। इंग्लिश में तो प्रोफिशिएंट हो जाता है लेकिन लाइक नेटिव स्पीकर्स नहीं बन पाता। ठीक है, तो आप लोग फॉसिलाइजेशन को यूँ कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ रॉन्ग एरर्स या रॉन्ग मिस्टेक्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि नो मोर लर्निंग इज़ पॉसिबल बियॉन्ड दैट पॉइंट बाय SLA रिसर्चर्स, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर लर्निंग जो होती है ना वो पॉसिबल नहीं होती इस लेवल पर, जब फॉसिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इंटर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अमेरिकन इंग्लिश की बात आ रही है कि इंडिजिनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश जो है ये कंपेरेबल है टू अमेरिकन इंग्लिश। अब वो किस तरह कंपेरेबल है अमेरिकन इंग्लिश से। अमेरिकन इंग्लिश भी जो है वो इंटर लैंग्वेज के तौर पर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज से अमेरिका में आए थे ना लोग, ब्रिटिश कंट्री की बात नहीं की जा रही, यूरोपियन कंट्रीज़ में से डिफरेंट कंट्रीज़ में से जो लोग अमेरिका आए थे वो इतने प्रोफिशिएंट नहीं थे इंग्लिश में। ठीक है, वो लोग भी एरर्स करते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि
वो उसी तरह लैंग्वेज जो है वो अमेरिका में चलती चली गई, ठीक है। तो आज अगर देखा जाए तो अमेरिका की जो वैरायटी है वो एक लेजिटिमेट वैरायटी ऑफ इंग्लिश बन गई है और वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश वैरायटी एक्सेप्टेबल है जबकि अमेरिकन वैरायटी जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं, दोनों ही एक्सेप्टेबल वैरायटीज़ बन गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि अगर अमेरिकन वैरायटी आज लेजिटिमेट वैरायटी बन सकती है तो बाकी इंडिजिनस वैरायटी क्यों नहीं बन सकती। अगर कोई वैरायटी किसी भी कंट्री की इंडिजिनस वैरायटी जो है वो इन एरर से गुजर कर भी आए लेकिन वो एक्सेप्टेबल हो तो उस वैरायटी को भी लेजिटिमेट वैरायटी ऑफ इंग्लिश कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाले क्वेश्चंस थे, यहाँ पर कुछ व्यूज़ थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थी जिनके रेफरेंस से जो है वो ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि इंडिजिनस वैरायटी जो है ये भी कंपेरेबल है अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश के साथ ये भी कंपेरेबल इंग्लिश है। टॉपिक 189 जो है ये दोबारा से प्रिंटेड किया गया है, इसलिए आप लोगों को समझ आ गया फॉसिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंटर लैंग्वेज का। टॉपिक 190 देखें। अब इस टॉपिक 190 में क्या है कि इश्यूज़ ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है। जैसे कि किसी लैंग्वेज को किसी स्टैंडर्ड वैरायटी को चूज़ करने के लिए कुछ इश्यूज़ हैं, लाइक कोडिफिकेशन में कि आउटर सर्कल हो या इनर सर्कल हो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए। अगर यहाँ पर इश्यूज़ देखें तो फोकस ऑन लोकल एजुकेटेड वैरायटीज़, एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल एजुकेटेड वैरायटीज़ लाइकली टू कॉज कंट्रोवर्सीज। तो यहाँ पर बहुत सारे तनाज़ात भी हुए, ठीक है। आप लोग इन वैरायटीज़ को, इन इश्यूज़ को पढ़ सकते हैं, बाकी अगर इन्हें याद रखना होगा तो रख लें, इतना ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोडिफिकेशन लोकल मॉडल्स के हिसाब से करें तो उनमें बहुत सारी कोड मिक्सिंग भी है, कोड स्विचिंग भी है, ये एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं, इंटरनेशनल नीड्स को ये फुलफ़िल करता भी है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर देख कर इनकी कोडिफिकेशन की गई है, ठीक है। टॉपिक 191 देखें जिसमें हमने एक्सटर्नल वीएस इंटरनल मॉडल पढ़ना है। अब इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मॉडल्स को जो है वो चूज़ करने के लिए बहुत ही सारी कंट्रोवर्सीज़ और इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है वर्ल्ड इंग्लिश स्कॉलर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि नॉन इनर सर्कल इंग्लिश इज़ कंसीडर्ड डेफिशिएंट, ठीक है। लाइक नॉन नेटिव कंट्रीज़ को डेफिशिएंट और इनएडिक्वेट समझा जाता है एज अ मॉडल ऑफ कोडिफाई फॉर इंडिजिनाइज वैरायटी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अगर इंडिजिनाइज वैरायटी ऑफ इंग्लिश को चूज़ करें तो उसकी कोडिफिकेशन के लिए नॉन नेटिव कंट्रीज़ को डेफिशिएंट और इनएडिक्वेट समझा जाता था। हिस्टोरिकल प्राइमेसी एंड प्रेसिडेंस ऑफ नेटिव स्पीकर्स नॉर्म्स। अब ये परसेप्शन इससे भी लिंक करता है कि नेटिव इंग्लिश जो है वो ज़्यादा प्रोफिशेंट है, नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोफिशेंट हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें कंसीडर करना चाहिए। The assumptions that US और UK English will be selected as the one worldwide standard English is, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक assumption आ जाती है कि either be provided the USA और UK English, ठीक। अब यहाँ पर another faulty belief that learning and using in any English in any context involve users from inner circle। लाइक अगर आपको कोई कॉन्टेक्स्ट बुक्स बनानी है या आप लोगों को कोई जो है वो सोर्स प्रोवाइड करने हैं तो उनमें इनर सर्कल टीचर्स जो हैं वो होने चाहिए या इनर सर्कल इंग्लिश जो है वो कंसीडर करनी चाहिए जो कि नेटिव इंग्लिश होती है। उसके अलावा यहाँ पर केस फॉर सिलेक्टिंग इंटरनल मॉडल्स। अब यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल मॉडल की बात करें तो उनके लिए जो है वो हमें प्रोफिशेंट इंग्लिश के टीचर्स चाहिए और ज़्यादा टीचर्स चाहिए, जो कि एक पॉसिबल बात नहीं है कि ऐसा नहीं पॉसिबल कि ज़्यादा आपको प्रोफिशेंट इंग्लिश टीचर्स मिल सकें नॉन नेटिव कंट्रीज़ में, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इन्हें एक एक दफ़ा जस्ट पढ़ना है, इनमें से बहुत ज़्यादा तो नहीं आता। हाँ, आप लोगों को एक्सटर्नल और इंटरनल मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स वो पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सी ऐसी अजम्पशंस यूज़ की गई हैं, कौन से ऐसे फॉल्टी बिलीव्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक 192 है जिसमें हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स जो है ये टर्म यूज़ की जा रही है, जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई थी MC ऑर्थर के थ्रू। इसने काफ़ी सारी सब टाइप्स जो थी इंग्लिश की वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें हमारे पास मेन देखें मेट्रोपॉलिटन स्टैंडर्ड है, जिसमें फॉर्मल मॉडल्स प्रोवाइडेड बाय रेडियो एंड TV नेटवर्क्स। लाइक आप लोग BBC न्यूज़ और CNN न्यूज़ के थ्रू जो है वो इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके अलावा कॉलोनियल स्टैंडर्ड में क्या है जी, इसमें एक्सटेरिटोरियल इंग्लिश डेवलप्ड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। उसके अलावा रीजनल डायलेक्ट के बेस पर भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ सब टाइप्स हैं। सोशल डायलेक्ट जो कि सोशल क्लास पर बेस्ड करती है, पिजन एंड करियोल इंग्लिश, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। आप लोगों ने इन्हें एक एक दफ़ा पढ़ना है जस्ट। इमिग्रेंट इंग्लिश में क्या होगा कि वेराइटीज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेशन,
टू अ नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जो लोग वहाँ चले जाते हैं, ठीक है, माइग्रेट कर जाते हैं। उसके अलावा हाइब्रिड इंग्लिश जो होती है ये इमर्ज हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ कोड मिक्सिंग। ठीक हो गया। अब ये सारी टर्म्स को एक एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स का आपको पूछ सकते हैं क्विज़ में, आप लोगों का एमसी ऑर्डर का नाम आ सकता है। बाकी ये 300 लैंग्वेज जो है वो स्पोकन इन लंदन अलोन, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस लंदन में बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी लंदन की जो है वो एक ब्रिटिश वैरायटी है जो कि एक्सेप्टेबल है। ये लेसन काफ़ी लेंथी था, लेकिन क्या है कि इसमें जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को लें, उन्हें अपने वर्ड्स में जनरेट करें। बाकी ये पिछले ही कॉन्सेप्ट थे, इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। आई होप सो कि आप लोग को समझ आया होगा, काफ़ी इजी वे में मैंने बताया है। बाकी फ़ाइनल टर्म से पहले पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है टाइम लगता है, काफ़ी रिसर्च होती है, देन जाकर मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आप लोगों को बता सकूँ। क्योंकि जब मेरा टाइम था मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं मिला था कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बेटर वे में गेन कर सकूं। और एग्ज़ाम में जाकर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश और इन सब में मुझे भी मुश्किल हुई थी। बाकी अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।